बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिसेप्टर, उनके टाइप्स की एंड ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म जो हम देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पिछले लेक्चर में हम देखेंगे कि उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, जहां पर हमने आपको ऑलरेडी रिसेप्टर और लिगेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार फिर से समझ लेते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं और लिगेंड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम शॉर्ट में समझें तो रिसेप्टर जो होता है एक तरह का डिटेक्टर होता है। ठीक है, डिटेक्टर क्या करता है? जो आने वाले सिग्नल्स हैं उन्हें वो क्या करता है? कैच करता है ना, उन्हें वो पहचानता है, डिटेक्ट करता है। और जो भी हमारे सिग्नल देने वाले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ड्रग या हम लिगेंड्स को बोल सकते हैं। जो हमारी ड्रग हैं उन्हें हम लिगेंड्स भी बोल सकते हैं और वही हमारे क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग जो होती है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ड्रग को हम लिगेंड्स भी बोल सकते हैं और यही हमारी क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और क्या फॉर्म करती है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। और यही जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बाद में एक्शन शो करता है। ठीक है, कुछ केमिकल इवेंट्स में चेंज करके, एक केमिकल रिएक्शन करके वो क्या करता है? हमें सेलुलर या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, मीन्स एक्शन देखने को मिलता है। जो हमें चाहिए एक ड्रग से वो हमें देखने को मिल जाता है। जो रिसेप्टर होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या हम कह सकते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर या सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल के सरफेस में भी देखने को मिल सकते हैं और सेल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर कितने तरीके के होते हैं? तो रिसेप्टर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। सेकंड, आयन चैनल रिसेप्टर जिसे हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी बोलते हैं। थर्ड हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड फोर्थ हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये हमारे 4 तरीके के रिसेप्टर होते हैं और हम इन रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल में आगे समझेंगे क्या होता है। पहली चीज हम समझ लेते हैं कि इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे, मींस जिसे हम ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म बोलते हैं या फिर हम सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स मतलब, देखिए शॉर्ट में आपको हम समझा देते हैं। ये चीज हमने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लें। बाकी जो हमारा नोट्स है उसमें ये सब कुछ नहीं है, तो एक बार वीडियोस को जरूर देखा करें क्योंकि उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाती हैं। हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें आपका एग्जाम बेसिस पे जितना भी पूछने वाले हैं वो चीजें होती हैं। ओके, देखिए बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स, जो लिगेंड्स होते हैं वो बाइंड करते हैं किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। ये चीज हमने आपको पहले बताई कि जो ड्रग होती है वो बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है और एक्शन शो करती है। सेम यहाँ भी वो चीज है। बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स मतलब ड्रग जो होती है उसी को हम लिगेंड्स बोलते हैं, उसी को सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो रिसेप्टर के साथ क्या करती है? बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद कुछ केमिकल इवेंट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर या बॉडी के अंदर। ठीक है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ सिग्नल्स में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है और ये सब देखने के बाद एक सेलुलर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है वहां पर। तो ये होती है हमारी सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम सिग्नल भी बोलते हैं, जिसे हम फर्स्ट और प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं। ये चीज याद रखना, इसे हम प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं। और एक होता है सेकेंडरी मैसेंजर। जब हम आगे पढ़ेंगे जो 4 तरीके के रिसेप्टर हैं उनमें जब उनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां हमें सेकेंडरी मैसेंजर देखने को मिलेगा। वो क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मींस ये बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल है जो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। रिसेप्टर क्या होते हैं? बाइंड विथ लिगेंड्स है यहाँ पे। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं? लिगेंड्स के साथ जो बाइंड होते हैं, जो हमारे डिटेक्टर होते हैं वही हमारे रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, सेकंड मैसेंजर, यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो प्राइमरी मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर दूसरे कुछ है, जैसे कि साइक्लिक एएमपी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, सीएएमपी, सीजीएमपी। ठीक है, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। एग्जाम्पल में हमने बता दिया। ये हमारे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑलरेडी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिसेप्टर से टारगेट सेल में हमारे क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ये मैसेज को रिले करते हैं सेल से। ठीक है, ये जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वेयर? रिसेप्टर टू सिग्नल, मींस रिसेप्टर टू टारगेट सेल। ओके,
तो ये चीज आप समझ गए, ये तीनों क्या है। अब हम समझेंगे रिसेप्टर की मैकेनिज्म को। फर्स्ट है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ये लार्जेस्ट फैमिली है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। लार्जेस्ट फैमिली मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जितने भी जो ड्रग्स हैं, ज्यादातर ड्रग्स जो जिनकी मैकेनिज्म होती है, ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो यहाँ पर आकर के बाइंड करती हैं, और ये लार्जेस्ट फैमिली है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। ऑल्सो नोन एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल सर्पेंटिन रिसेप्टर और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। इसे हम 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बार बार? ये जो हेप्टा मतलब 7 हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम हर जगह पे 7 को क्यों ऐड कर रहे हैं? रीजन इसका ये है कि इसका जो डायग्राम है, ठीक है, इसका जो रिसेप्टर बनेगा वो 7 लूप में बनेगा, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन और हेप्टाहेलिकल बोलने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो होता है एगोनिस्ट में मींस जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ है। यहाँ पे हमको 7 लूप देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमें 7 लूप देखने को मिलेंगे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये चीज समझ में आई। यहाँ पर क्या होता है, एगोनिस्ट बाइंड करते हैं, और ये है हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यहाँ पे क्या है कि ये लार्जेस्ट फैमिली है, एंड व्हेन अ लिगैंड बाइंड टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर द जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड। अच्छा, पहले तो हम समझ लेते हैं कि जी प्रोटीन कितने टाइप के हैं। जी प्रोटीन हमारे 3 टाइप के हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। और जब भी हमारे जो लिगेंड्स हैं, हमने दिखाया ना डायग्राम में, जो हमारे लिगेंड्स है, ठीक है, ये मान लीजिए ड्रग है, ये लिगेंड्स है, ये हमारा बाइंड करेगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, यहां पर हमारे प्रेजेंट होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ये क्या है, सब यूनिट है। ये क्या है, हमारी सब यूनिट है, ठीक है। ये प्रेजेंट होती हैं, ये क्या होंगी, एक्टिवेट करेंगी, ये एक्टिवेट हो जाएंगी। और यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा के पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा के पास प्रेजेंट होता है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी प्रेजेंट होता है अल्फा के पास। जीडीपी से कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, जब भी ये एक्टिव स्टेट में आएगा, जब भी हमारा जो लिगैंड है वो बाइंड करेगा किसके साथ, हमारे जी प्रोटीन जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा, तो इसकी जो अल्फा जो इसकी सब यूनिट है, जी प्रोटीन है, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होते ही जो जीडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में। जीडीपी में ये कन्वर्ट होगी तो जो जी अल्फा है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही जी अल्फा एक्टिवेट होगा वो क्या एक्टिवेट करेगा, एडेनाइल साइक्लेज को, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद की हम मैकेनिज्म अपनी कॉपी से समझते हैं, ठीक है। अब समझिए जीपीसीआर की पूरी कहानी समझते हैं हम यहाँ पे। इसके मैकेनिज्म में हम अगर समझें तो जो हमारा एगोनिस्ट है वो बाइंड होगा जीपीसीआर के साथ। यहाँ पर हमारा ड्रग है, एगोनिस्ट है, वो बाइंड हुआ जीपीसीआर के साथ। जैसे ही जीपीसीआर के साथ ये बाइंड हुआ, इसके 3 सब यूनिट जी प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जी प्रोटीन क्या होते हैं, जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, ओके। एक पहली क्या होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट, ट्राइमेरिक सब यूनिट प्रेजेंट होती है हमारी जी प्रोटीन में। और जी प्रोटीन एक्टिवेट होते ही जीटी जो हमारी जीडीपी है ये ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट होता है, अल्फा जी प्रोटीन में, ठीक है। अल्फा जी प्रोटीन में जीडीपी होता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे ये जीडीपी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही जीटीपी कन्वर्ट होगा वो क्या करेगा, जी अल्फा को एक्टिवेट करेगा। जी अल्फा एक्टिवेट होने के बाद जी अल्फा किसको एक्टिवेट करेगा, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, ओके। एडेनाइल साइक्लेज करेगा सीएएमपी, जो कि हमारा क्या है, सेकंड मैसेंजर। हमने बोला था ना आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, सेकंड मैसेंजर देखने को मिलेगा, ठीक है। यही हमारा सेकंड मैसेंजर है। ये क्या करेगा, जैसे ही एडेनाइल साइक्लेज हमारा क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट करेगा सीएएमपी मीन सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन कराएगा, फॉस्फोरिलेशन।
ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, इनका हमें फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही फॉस्फोरिलेशन होगा इसके बाद हमें तुरंत रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गई आपको ये चीज शॉर्ट में कि जो जीपीसीआर की मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। एडेनाइल साइक्लेज से सीएमपी में एक्टिवेशन होगा। जैसे ही सीएमपी एक्टिवेट होगा, जितना सीएमपी बढ़ेगा उतना ही प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज बढ़ेगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, आयंस का, आयन चैनल्स का, ट्रांसपोर्टर्स का। इसके बाद हमें अपना सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। सेलुलर रिस्पॉन्स में जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ग्लाइकोजेनोलिसिस, लाइपोलिसिस, हार्मोन सिंथेसिस, ये सभी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये हमारे इसके जीपीसीआर के रिस्पॉन्स होंगे। देखिए सारे तो हम नहीं समझेंगे, लेकिन जी अल्फा प्रोटीन, जी प्रोटीन के कुछ डिफरेंट क्लासेस है विद देयर एक्शन ऑन इफेक्टर आर। ये जी अल्फा के सारे प्रोटीन है। ठीक है, 4 तरह के प्रोटीन होते हैं जी अल्फा के, और भी होते हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि ज्यादा यूज होते हैं, जैसे जीएस, जीआई, जीओ एंड जीक्यू प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन है अल्फा सब यूनिट के। हाँ, जीएस में क्या होता है, एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। जीएस प्रोटीन में क्या होता है, एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है, मींस कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती है। आप लोग ये चीज बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जहां भी कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी, जहां भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन जरूर होगा। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन कहां देखने को मिलेगा, जहां पर कैल्शियम प्रेजेंट होगा। बिना सोचे समझे आपको ये कर देना, जहां भी कैल्शियम आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे तुरंत वहां पे कॉन्ट्रैक्शन की कहानी कर देनी है। अब यहां पे क्या हुआ, कैल्शियम पॉजिटिव हमारा क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, इस कैल्शियम का चैनल ओपनिंग हुआ और यहाँ पे अंदर हमारा सेल के अंदर कैल्शियम जाने लगा। सेकंड है जीआई, जिसे हम जी प्रोटीन इनहिबिटरी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है। जीएस, एस मतलब स्टिमुलेट, ठीक है, आई मतलब इनहिबिट। एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिशन, यहाँ पे के चैनल की ओपनिंग होगी। मीन्स जैसे ही के चैनल बढ़ेगा, ठीक है, के चैनल अंदर जाने, मीन्स पोटेशियम अंदर जाने लगेगा, तो जो कैल्शियम है उसका अंदर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होते ही कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम का कम होने लगेगा। जीओ प्रोटीन में क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल के इनहिबिशन होता है। ठीक है, एंड जीक्यू प्रोटीन में फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे जो जीक्यू और जीएस प्रोटीन है वो स्टिमुलेटरी होते हैं, लेकिन जो जीआई प्रोटीन है वो इनहिबिटरी होता है। मीन्स जीक्यू और जीएस जहां प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, एक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएंगे। जीआई प्रोटीन क्या करेगा, एक्शन को इनहिबिट करेगा। ये क्लियर हो गया आपको। नाउ 3 मेजर पाथवेज थ्रू विच जीपीसीआर फंक्शन। 3 मेजर पाथवे हैं जिसके थ्रू हमारा जीपीसीआर फंक्शन करता है। फर्स्ट एडेनाइल साइक्लेज, जिसे हम कैम्प पाथवे भी बोलते हैं। यहाँ पर जीएस और जीआई कैसे काम करेंगे उसका भी आपको एग्जाम्पल हम देंगे। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी मीन्स IP3 डैग पाथवे, ये क्या होता है इसकी भी अभी हम ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म समझेंगे। एंड थर्ड हमारा आयन चैनल का रेगुलेशन, ये क्या होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सेकंड मैसेंजर क्या होते हैं। सेकंड मैसेंजर के कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए जो कि यूज होंगे यहाँ पर। सीएमपी, जिसे हम साइक्लिक एएमपी भी बोलते हैं, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसिल ग्लिसरॉल, CGMP हमारा साइक्लिक GMP। ठीक है, ये हमारे कुछ सेकंड मैसेंजर हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसका जो ऑनसेट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है थ्रू जीपीसीआर इज इन सेकेंड्स, मीन्स इसीलिए इसको सबसे अच्छा बोला जाता है क्योंकि इसका जो ऑनसेट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स मीन्स जो रिस्पॉन्स का टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी होता है। ठीक है, सेकेंड्स में होता है। और इससे भी जो फास्ट होता है वो किसका होता है, आयन चैनल का होता है, वो मिली सेकेंड्स में होता है। ओके, अब एडेनाइल कैम्प पाथवे, ये चीज हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसमें नोट्स में देख के समझ लीजिए क्या होता है। एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज, कैसे एक्टिवेशन हुआ था वहां तक की कहानी मैंने पूरी बताई थी। ठीक है, आप लोग पीछे जाके देखिए, यहां तक हमने पूरा बताया कि कैसे एगोनिस्ट बाइंड करता है जीपीसीआर के साथ। उसकी 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। अल्फा यूनिट में हमारा प्रेजेंट होता है जीडीपी। जब हमारा जी प्रोटीन के साथ बाइंड हो, जब हमारा जो ड्रग है बाइंड होता है तो एक्टिवेट होता है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के एक्टिवेट होते ही जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। ठीक है, जीटीपी से क्या होगा, जी अल्फा एक्टिवेट होगा। जी अल्फा किसको एक्टिवेट करेगा, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा।
यहां तक चीज क्लियर हो गई। जैसे ही एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा, CAMP जो हमारा सेकंड मैसेंजर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उसका भी एक्यूमुलेशन होने लगेगा, उसका फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, ये चीज हमेशा क्लियर रखिए। CAMP मीन CAMP की एक्टिविटी घटेगी, हमारा प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी भी घटेगी। CAMP बढ़ेगा, प्रोटीन काइनेज बढ़ेगा, ये चीज समझ में आई। फॉस्फोरिलेशन होगा प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, एंड चैनल्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, एंड देन क्या देखने को मिलेगा, हमें एक सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और वो सेलुलर रिस्पॉन्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन, लाइक हमारी जो कार्डियक मसल्स है वहां कॉन्ट्रैक्शन, इंपल्स जनरेशन होगा, वहां पे हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस, लाइपोलिसिस, हार्मोन सिंथेसिस। समझ में आ गया ये चीज। एडेनाइल साइक्लेज इज इनहिबिटेड थ्रू GI प्रोटीन। एडेनाइल साइक्लेज का अगर हमें इनहिबिशन करना है, उसकी प्रोसेस को रोकना है, हमें वहां पे GI प्रोटीन को टारगेट करना होगा, ठीक है। GI प्रोटीन क्या होता है, एडेनाइल साइक्लेज के जो एक्टिवेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। नोट यहां पे देखिए एक लिखा है, एक्शन ऑफ CAMP इज टर्मिनेटेड बाय। CAMP का एक्शन कैसे टर्मिनेट होता है, फॉस्फोडाइस्टीरिएज का यूज करते हैं, which hydrolyzes it to 5-AMP मीन्स अगर हमें CAMP का मेटाबॉलिज्म करना है तो वहां पर देखिए 3 तरह के ये भी होते हैं, फॉस्फोडाइस्टीरिएज भी कई तरह के होते हैं, लाइक PD3, PD4, PD5, ठीक है। अगर हमें CAMP का मेटाबॉलिज्म करना है वहां पे हम PD3 और PD4 का यूज करेंगे। जहां पर हमें CGMP का मेटाबॉलिज्म करना है वहां पे हम PD5 का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं GS स्टिमुलेटरी, ठीक है। हमने क्या देखा था कि हमारे जो फर्स्ट रिसेप्टर है GS, जहां पे एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होता है, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती है, फर्स्ट पाथवे हमारा था कैम्प पाथवे, जिसे हम एडेनाइल साइक्लेज पाथवे या कैम्प पाथवे बोलते हैं। वहां पे GS और GI प्रोटीन देखने को मिले थे, है ना, इनका वर्क हो रहा था वहां पे। तो देखिए GS प्रोटीन में β1 को हमने ले लिया, जो कि हमारा β1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। GS प्रोटीन हमारे बीटा रिसेप्टर्स में ही देखने को मिलेंगे। और बीटा रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, β1, β2, β3, ठीक है, तीनों में ही हमें GS प्रोटीन देखने को मिलेगा। चलिए हमने β1 का एग्जाम्पल ले लिया। β1 हमारा कहाँ देखने को मिलता है, रिसेप्टर हार्ट में देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन हार्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, GS प्रोटीन है, एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करेगा। ये क्या करेगा, एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेटरी है ना, तो स्टिमुलेट करेगा। एडेनाइल साइक्लेज बढ़ेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, कैम्प का, ठीक है। कैम्प क्या होगा, CAMP क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही CAMP बढ़ेगा, प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ेगी, फॉस्फोरिलेशन होगा, स्टिमुलेटरी एक्शन देखने को मिलेगा। ये चीज आपको पता है ना कि एडेनाइल साइक्लेज में कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती है। कैल्शियम चैनल की जैसे ही ओपनिंग होगी, आपको तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कॉन्ट्रैक्शन कर देना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ में आ गया ये चीज। GI का देखें तो हम हार्ट की ही बात करें, ठीक है, हमने टैकीकार्डिया देखी, अब हमें ब्रैडीकार्डिया देखना है, मींस हार्ट रेट को कम होते हुए देखना है। अच्छा ठीक है, GI प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है M2 रिसेप्टर, ठीक है। मान लीजिए M2 रिसेप्टर हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे GI प्रोटीन देखने को मिलता है। GI मतलब इनहिबिटरी प्रोटीन है, ठीक है, इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा, इनहिबिट करेगा एक्शन को, ठीक है। यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज क्या हुआ, कम हुआ, इनहिबिट किया। कैम्प इनहिबिट होगा, मींस CAMP का जो एक्टिविटी है वो कम होगी। जैसे ही CAMP कम होगा, प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। फॉस्फोरिलेशन होगा, इनहिबिटरी एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे K चैनल की ओपनिंग होगी। जैसे ही K चैनल ओपन होगा, कैल्शियम का आना बंद हो गया। देखिए अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई चैनल है, यहाँ पे कुछ हमारे आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हमारा K आ जाए या तो हमारा C आ जाए, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, कोई एक ही आएगा। अगर कैल्शियम आ रहा है तो पोटेशियम को हमें रोकना पड़ेगा, पोटेशियम आ रहा है कैल्शियम को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है, मींस कैल्शियम रुक गया, और कैल्शियम रुक गया तो वहां पे रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कैल्शियम के आने से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। K चैनल की ओपनिंग हुई, रिलैक्सेशन देखने को मिला। रिलैक्सेशन मींस हार्ट रेट घटेगा, हार्ट रेट घटने को क्या बोलते हैं हम, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं,
समझ में आया ये चीज? देखिए, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है वो प्लीज आप कमेंट में बताएं, ठीक है? इससे क्या होगा, हमें भी समझ में आता है, जितना आप लोग कमेंट करते हैं हमें भी समझ में आता है चीजें आपको क्लियर हो रही या नहीं हो रही, हम और इजी वे पे चीजों को लेके आने की ट्राई करें, है ना? तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और जो भी ना आए उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। ओके, चलिए जानिए सेकेंड पाथवे हमारा क्या है, फॉस्फोलाइपेज IP3 डैक पाथवे। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉस्फोलाइपेज देखने को मिलेगा। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो हमारे स्किन में प्रेजेंट मीन्स जो हमारा जो ऊपर का लेयर है, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की लेयर है वो है हमारी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, सेल की लेयर। ओके, वो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन हमारी GQ प्रोटीन से फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन होता है। जैसे ही GQ प्रोटीन स्टिमुलेट होगा फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन होगा। ये चीज समझ गए? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, मींस ब्रेक डाउन होगा, नेम्ड एज PIP2, जिसका नाम हमने क्या रखा है, PIP2। ठीक है, फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट, इसी को हम बोलते हैं PIP2। ओके, अब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन का, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ, एक तो IP3, सेकंड हमारा डैक पाथवे। ठीक है, जिसको हम IP3 डैक पाथवे के नेम से भी जानते हैं इस मैकेनिज्म को। ओके, तो यही है, फॉस्फोलिपिड हमारी 2 पार्ट में टूटती है जो कि है IP3 एंड डैक। IP3 क्या है, इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डैक क्या है, डाईएसिल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे जो IP3 है वो हमारा सेकेंड मैसेंजर है यहाँ पर, जो क्या करेगा, देखिए हमारा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ऑलरेडी हमारा कैल्शियम वहां पे स्टोर होता है, वहां से क्या होगा, कैल्शियम जो स्टोर है वो बाहर आएगा। ठीक है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER है, वहां से कैल्शियम क्या होता है, स्टोर होता है, वहां से कैल्शियम हमारा बाहर आएगा। और डैक पाथवे में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की हेल्प से क्या होगा, प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा। और जैसे ही प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलेगा और क्या होगा, रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना, रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैल्शियम आया, यहाँ भी, तो मतलब क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रेशन, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, हमारा जो कैल्शियम होता है वो स्टोर रहता है कहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से वो क्या होता है, निकलता है बाहर, और कैल्शियम का जैसे ही कैल्शियम बाहर आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। एंड दिस पाथवे इज टर्मिनेटेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। जैसे ही सेकेंड मैसेंजर का डिग्रेडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, क्या हो जाएगा, ये पाथवे टर्मिनेट हो जाएगा। इसको टर्मिनेट कैसे कर पाएंगे हम, सेकेंड मैसेंजर का मेटाबॉलिज्म करके। देखिए, मेनली अगर हम GPCR की बात करें तो GPCR में सेकेंड मैसेंजर की हेल्प जरूर चाहिए हमें। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर के थ्रू ही GPCR में एक्टिवेशन होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलिए, सेकेंड है हमारा आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर क्या है, यहाँ पे मतलब आयंस की कहानी है, बहुत ज्यादा देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से आप ये चीज समझिए कि इसे हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ सिलेक्टिव चैनल्स होते हैं, लाइक आयन चैनल्स होते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव मीन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन चैनल प्रेजेंट होता है विद इन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सेल के सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखिए कि हमारे 4 तरीके के हमने देखे रिसेप्टर होते हैं। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सेकेंड हमने देखा आयन चैनल रिसेप्टर, थर्ड हमने देखा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड 4 हमने देखा कौन सा, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, हमारे जो 3 ऊपर के रिसेप्टर है वो सेल सरफेस रिसेप्टर है, मींस हमारे सरफेस में, सेल की सरफेस में ही रिसेप्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो हमारे सेल के अंदर रिसेप्टर देखने को मिलेगा। ये चीज अभी अभी हम आगे देखेंगे, इसलिए हम उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी बोलते हैं, और ये सभी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर के नेम से भी जाने जाते हैं। इसे हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ आयन चैनल, सिलेक्टिव आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे सारी कहानी है। ठीक है, देखिए ये हमारी सरफेस है सेल की, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे जाकर के एगोनिस्ट बाइंड हुआ। यहाँ पे देखिए ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वहां पे 5 सब यूनिट है। पिछले उसमें क्या था, 3 सब यूनिट थी, अल्फा, बीटा एंड गामा। यहाँ पे हमारी 5 सब यूनिट है। यहाँ पे 2 साइड देखने को मिलेंगी,
यहाँ पर लिगेंड साइड में लिगेंड बाइंड हो जाएगा और इफेक्टर डोमेन हमारा बीच में बाइंड हो रहा है, ठीक है, जहां से आयंस जाते हैं वहां पे इफेक्टर डोमेन देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो लिगेंड की बाइंडिंग में ये एगोनिस्ट बाइंड हो गया साइड में हमारा, और आयंस कहां से, बीच से, इफेक्टर डोमेन से हमारे एक यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखने को मिल रहा है ना। आयंस क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहां से, इफेक्टर डोमेन से। अब ये पेंटामोरिक स्ट्रक्चर होता है, मींस 5 सब यूनिट है, इस वजह से इसे पेंटामोरिक स्ट्रक्चर बोला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड होगा, ठीक है, कहाँ पे, साइड में एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा। जैसे ही एगोनिस्ट बाइंड होगा चैनल की ओपनिंग हो जाएगी। पहले चैनल क्या रहता है, बंद रहता है, जैसे ही एगोनिस्ट जाता है तो चैनल ओपन हो जाता है। जैसे ही एगोनिस्ट जाकर बाइंड होता है, जाकर के लिगेंड बाइंडिंग साइट में वो बाइंड होता है, चैनल ओपन हो जाता है। जैसे ही चैनल ओपन होगा आयंस का आना जाना लग जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा आयन फ्लो कर रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आयन फ्लो, कौन सा आयन फ्लो कर रहा है। जैसे अगर पॉजिटिव मींस सोडियम चैनल फ्लो कर रहा है, देन हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे डीपोलराइजेशन होगा। अगर वहां पे नेगेटिव आयन मींस लाइक क्लोराइड आयन हमारा जो है फ्लो कर रहा है, तो वो हमारा वहां पे हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। अभी हम डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है इसे भी हम जानते हैं। चलिए देखिए, डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। आप हमेशा याद रखिए कि एक सेल है, सेल के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यही अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है पोटेशियम आयन भी, ठीक है, पॉजिटिव है बट बहुत कम अमाउंट में होता है। यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड, बाहर प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ में आया। जो नॉर्मल सेल है उसका जो आरएमपी है मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो होता है -70 मिलीवोल्ट। ये आप यहाँ पे याद रखिए कि जो हमारी नॉर्मल सेल है उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। अब क्या होगा, जब भी जो सोडियम चैनल मींस पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा, तो मींस अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। जैसे ही अंदर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो वो कंडीशन क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, वो कंडीशन डीपोलराइजेशन होती है। मींस डीपोलराइजेशन में अगर हम बात कहें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब मूवमेंट होता है वो हमारा डीपोलराइजेशन होता है। लाइक -70 मिलीवोल्ट क्या है, नॉर्मल सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -70 है, ये किधर की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये डिपोलराइजेशन होगा। हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है, अगर बाहर कोई नेगेटिव चार्ज है और वो बढ़ रहा है, ठीक है, अंदर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वो हाइपरपोलराइजेशन होगा। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर मींस ऑलरेडी अंदर किसका, नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन था, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, बाहर से हम नेगेटिव और भेज रहे हैं तो हाइपर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो हाइपरपोलराइजेशन हो गया। मींस ऑलरेडी नेगेटिव में हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है नॉर्मल सेल की, हमने और कंसंट्रेशन उसका बढ़ा दिया, वो और नेगेटिव हो गई, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा आयन फ्लो कर रहा है, नेगेटिव आयन फ्लो कर रहा है या पॉजिटिव आयन फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन हम देख सकते हैं। ओके, ऑनसेट टाइम ऑफ एक्शन इसका कितना है, रिसेप्टर का इज इन मिली सेकेंड। इसी वजह से फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर की अगर कभी भी कोई बात करे तो एक लाइन में आंसर है आयन चैनल रिसेप्टर्स। जो आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं वही हमारे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं, जिनका काम मिली सेकेंड्स में होता है। ये चीज क्लियर हो गई। नाउ थर्ड रिसेप्टर है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। देखिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। इसे हम कैटालिटिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये हमारे सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं, जहां पर लिगेंड बाइंडिंग साइट आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है एंड कैटालिटिक यूनिट इनसाइड द सेल प्रेजेंट। मीन जहां से लिगेंड बाइंड होगा वो कहाँ, मीन्स इसके जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल के सरफेस के ऊपर, है ना, सेल के ऊपर प्रेजेंट है। लिगेंड बाइंडिंग साइट मतलब रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है। ये भी वही है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसके रिसेप्टर डिवाइड किए हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एंड गुआनिल साइक्लेज एक्टिविटी। लाइक हमारे जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट है, मान लीजिए एगोनिस्ट है, उसने बाइंड किया रिसेप्टर के साथ,
रिसेप्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा हमारे इसके अल्फा और बीटा सब यूनिट जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सब यूनिट के पास टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होता है। टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा और सेलुलर रिस्पांस देखने को मिलेगा। मींस उसकी एक्टिविटी में स्टिमुलेशन या इनिबिशन देखने को मिलेगा। इतना काम है सिर्फ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स का। जो मेनली दो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जीपीसीआर एंड आयन चैनल रिसेप्टर, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन एंजाइम लिंक्ड इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन शॉर्ट में आप इतना दिमाग में रखिए कि ये मेनली एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए समझते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर को हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं या फिर स्टेरॉइड या सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। मेनली वहां पर इन रिसेप्टर्स का यूज होता है, जो भी उनकी ड्रग्स हैं, ओके। ये हमारे स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर हैं। क्यों स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है, क्योंकि इनका जो काम होता है ये कहाँ चेंजेस करते हैं, जाके जेनेटिक प्रोसेस में चेंजेस करते हैं, ठीक है, जेनेटिक चीजों को ऑल्टर करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। फास्टेस्ट का नाम आए तो आयन चैनल रिसेप्टर करना है, स्लोवेस्ट का नाम आए न्यूक्लियर रिसेप्टर करना है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, बहुत इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं, इसलिए हम यहाँ पर ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वो ड्रग्स यूज नहीं होंगी। अगर हमें इस रिसेप्टर पे वर्क करना है तो हमारी जो ड्रग होनी चाहिए वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या होती है, वो क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को। वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किसके साथ बाइंड होगी, न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड होते ही वो किसकी प्रोसेस में, जेनेटिक प्रोसेस में चेंजेस करेगी, ऑल्टर करेगी जेनेटिक प्रोसेस को एंड एक्ट्स ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। जेनेटिक प्रोसेस में क्या मीन्स न्यूक्लियस के साथ बाइंड करेगी और न्यूक्लियस के साथ बाइंड करते ही वो कहाँ चेंजेस करेगी, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऑल्टरनेशन करेगी। इसके बाद वहां पे जो भी एक्टिविटी है वो देखने को हमें मिल जाएगी। तो ये है हमारा लास्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर। समझ में आ गया आपको चारों टाइप्स जो है रिसेप्टर के और उसकी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट में प्लीज जरूर पूछे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।